हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पतले प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। तो पतले प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में समझेंगे। प्रिज्म एक बनाते हैं हम। ये हो गया एक प्रिज्म। ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म से हमें प्रकाश का अपवर्तन सीखना है। प्रिज्म का नाम हम लिख लेते हैं ए, बी और सी। प्रिज्म हो गया ए, बी और सी। यहां पर कोई एक प्रकाश किरण हम लोग आपतित करेंगे। मान लिया कि कोई एक प्रकाश किरण पी क्यू है, पी क्यू है, जो कि प्रिज्म के सतह ए बी पर आपतित हो रही है। एक प्रकाश किरण पी क्यू है, प्रिज्म के ए बी सतह पर आपतित हो रही है। और ये जब प्रकाश किरण ए बी पर पहुंचेगी तो क्यू है इसका आपतन बिंदु। अब होता क्या है कि यहां पर आपतन बिंदु पर लंब डालना होता है। तो आपतन बिंदु पर ये हम लोग एक लंब डालेंगे। ये जो है आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दिया गया। आप लोग पढ़े हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित होती है और अभिलंब की ओर झुकती है। ध्यान देना होगा, अगर इसके रास्ते में बीच में कोई अन्य माध्यम नहीं रखा गया होता तो ये प्रकाश किरण सीधे ऐसे पी, इसको हम लिख रहे हैं एच डैश, पी एच डैश की तरफ चली गई होती। लेकिन यहां पर बीच में प्रिज्म आ गया है। प्रिज्म आने की वजह से यह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होगी और विचलित होकर के अभिलंब की ओर झुकेगी, अर्थात कुछ ऐसे चली जाएगी, यहां पर पहुंच जाती है। यहां पर पहुंचने के बाद चलिए इसका नाम हम रख लेते हैं आर। बिंदु आर पर पहुंच गई। आर पर पहुंचने के बाद फिर हम देख रहे हैं कि फिर से माध्यम चेंज हो रहा है, अर्थात अब प्रिज्म से फिर वायु में जा रही है प्रकाश किरण, तो फिर से अपने मार्ग से विचलित होगी और इस बार फिर एक अभिलंब हमें डालना होगा आर पर। तो यहां पर अभिलंब, ये बिंदु आर है, बिंदु आर यहां पर लिख दे रहे हैं। यहां पर अभिलंब डाला जाएगा कुछ इस तरह से। यह है अभिलंब। अभिलंब हो गया। अब प्रकाश किरण चूंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो फिर अपने मार्ग से विचलित होगी और इस बार अभिलंब से दूर जाएगी। देखिए, प्रकाश किरण को अगर डिस्टर्ब नहीं किया गया होता तो सीधे जाती। ये है अभिलंब, तो अब अभिलंब से दूर झुकेगी, अर्थात प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी झुक करके आर एस डायरेक्शन में, आर एस डायरेक्शन में। चलिए एक बार फिर से हम समझते हैं। ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी सी एक प्रिज्म है। यहां पर ए बी इसका आपतन सतह है। आपतन सतह पर एक प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश है पी क्यू यहां पहुंच रही है। जब यह बिंदु क्यू पर पहुंच रही है, जिसको कि हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर पहुंचने के बाद चूंकि माध्यम बदल रहा है, देखिए इसका हम लिख दे रहे हैं, यह माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 है। यह सघन माध्यम है, सघन माध्यम। यहां अपवर्तनांक म्यू1 है, यहां भी अपवर्तनांक म्यू1 होगा। ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम, ये भी विरल माध्यम है, अर्थात यहां पर हवा है, यहां भी हवा है, ये माध्यम हवा है और यहां पर कांच है। कांच से प्रिज्म बना है। तो P से Q पर पहुंचने के बाद यहां पर हम एक अभिलंब डालें, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई। फिर यहां पर जब पॉइंट R पर पहुंच रही है तो निर्गत किरण होगी, यहां पर अभिलंब डाला गया, किरण अभिलंब से दूर चली गई। अब कोणों को हम लोग मान लेंगे। देखिए, ये इसको कहते हैं प्रिज्म कोण, ये है प्रिज्म कोण।
प्रिज्म कोण को हम लोग मान लिए कि इसका मान ए है, ये प्रिज्म कोण। यहां पर एक कोण बनाएगा आपतन कोण, आपतन कोण को मान लिया गया I1। ये जो है इस कोण को मान लिया गया R1। यहां पर हम मान लेते हैं कि ये कोण है R2 और ये निर्गत कोण इसको मान लिया गया I2, निर्गत कोण को मान लिया गया I2। अगर हम इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसे हम पीछे की तरफ बढ़ाएं निर्गत किरण को, ध्यान देने वाली बात है ये प्रकाश किरण जो है सीधा चल रही थी, सीधा चल रही थी। अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया होता तो ये सीधे चली गई होती, लेकिन दो बार अपवर्तन हुआ है, एक बार अपवर्तन में इतना झुकी, दूसरे बार अपवर्तन में ये झुका हुआ, इसको पीछे तक बढ़ाए तो हमें पता चला कि कुल ये प्रकाश किरण इतने कोण से झुक गई है। इस कोण को हम लिख दे रहे हैं डेल्टा, इसको लिख दिया गया, इस किरण को हम लिख दिए डेल्टा, और ये डेल्टा है विचलन कोण। डेल्टा कितना होगा, इसी डेल्टा को हम कहेंगे विचलन कोण, अर्थात विचलन कोण कितना आया डेल्टा। तो इस चित्र के बारे में जो कुछ भी है इसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए क्या क्या यहां पर प्राप्त हो रहा है हमें। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण जो है, प्रिज्म कोण कितना है ए है, प्रिज्म कोण का मान यहां पर ए है। फिर यहां से आपतन कोण जो है, आपतन कोण I1 है। विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा है। यहां पर देखिए निर्गत कोण, निर्गत कोण I2 है। इसके अलावे आप देख रहे हैं कि कोण RQ, इसका नाम लिख ले रहे हैं, इसको हम नाम लिख दे रहे हैं O, और इसे नाम लिख दिया गया O डैश, O डैश। तो कोण RQO डैश, RQO डैश बराबर RQO डैश बराबर R1 है, और कोण QRO डैश, QRO डैश बराबर R2 है। जो भी कोण यहां पर बन रहे थे सभी कोणों को लिख लिया गया। प्रिज्म कोण यहां दिख रहा है A है, आपतन कोण I1 है, विचलन कोण डेल्टा है, विचलन कोण यहां पर H डैश O S, निर्गत कोण I2 मान लिया गया है, RQO डैश, RQO डैश को R1 और QRO डैश को R2 मान लिया गया है। यह पूरा डायग्राम हो गया पतले प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए। अब जरा ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि हम लोग यहां पर से देखिए OQR पर अगर बात किया जाए, कुछ ऐसे है त्रिभुज, इसको हम अलग से बना दे रहे हैं, इसको नाम लिखा गया है O, ये लिखा गया है Q, और ये लिखा गया है R। ये है, यहां पर है डेल्टा। तो अगर हम इस त्रिभुज पर बात करें OQR पर, त्रिभुज OQR से, त्रिभुज OQR से, तो हमें पता है कि बाह्य कोण जो होता है दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण कितना है डेल्टा, बाह्य कोण डेल्टा बराबर हो जाएगा कोण OQR, OQR प्लस कोण ORQ, कोण ORQ। फिर से एक बार, जो बाह्य कोण डेल्टा है ये दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहां पर से डेल्टा बराबर OQR, OQR प्लस ORQ, ORQ, या डेल्टा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा,
अगर इसको हम और डिफली करें इस चित्र को, तो ये आगे ऐसे बढ़ा है और यहां पर अभिलंब है, यहां पर ये है अभिलंब ऐसे। ये पूरा कोण यदि I1 है, इस पूरे कोण को हम लोग I1 कहें तो इसको भी पूरा क्या कहेंगे, I1 शीर्षाभिमुख कोण। ये पूरा अगर I1 है तो ये भी पूरा क्या होगा, I1। लेकिन चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि इसको R1 कहा जा रहा है, तो ये वाला कितना होगा, ये होगा I1 माइनस R1। फिर से ये पूरा I1 है, यहां पर देखेंगे ये पूरा है I1, तो ये भी पूरा I1 होना चाहिए शीर्षाभिमुख कोण से। चूंकि ये R1 है तो ये वाला भाग जो इसका है, यहां पर जो भाग दिख रहा है OQR वाला, ये होगा I1 माइनस R1। इसको हम लिख लिए I1 माइनस R1 प्लस इसी प्रकार ORQ के लिए ये पूरा I2 है तो ये भी पूरा I2 होगा, लेकिन इसमें R2 है तो ये वाला भाग जो है I2 माइनस R2 होगा। I2 माइनस R2 यहां से प्राप्त हुआ, या हम लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर यहां से I1 प्लस I2, R1 R2 दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लिया गया, यहां से R1 प्लस R2 इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। तो डेल्टा बराबर आ गया I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब फिर एक बार ध्यान देंगे, अब हम लोग त्रिभुज QRO' की बात करेंगे। त्रिभुज QRO' से त्रिभुज, देखिए यहां पर QRO' की बात करेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण हैं, तीनों कोणों का योग होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक कोण है R1 प्लस, दूसरा कोण है R2 प्लस, तीसरे कोण के बारे में जानकारी नहीं है तो इसको हमने लिख लिया RO'Q। फिर से एक कोण है R1, दूसरा है R2 और तीसरा को RO'Q। चूंकि तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल 180 माइनस, ये प्लस में है साइड चेंज करेगा, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा RO'Q। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब फिर हम लोग चतुर्भुज में ध्यान देंगे। कौन से चतुर्भुज पर, तो यहां पर देखिएगा चतुर्भुज AQO'R, AQO'R से। यहां पर एक बार फिर ध्यान देने वाली बात है, चतुर्भुज AQO'R से, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज में चूंकि 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए एक कोण है एक कोण है कोण A प्लस, दूसरा कोण है AQO', कोण AQO' प्लस। ये है A, एक है AQO', फिर अगला है O'RA, कोण O'RA प्लस, एक है QO'R, QO'R। 4 कोण यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक कोण है A, दूसरा है AQO', फिर एक है O'RA और एक है QO'R। चारों का योगफल होगा 360 डिग्री।
360 डिग्री। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात है कि कोण ए जो है इसका मान है ए। ये कौन सा कोण है? प्रिज्म कोण। कोण ए के स्थान पर हमने रखा ए प्लस ए क्यू ओ डैश की बात करते हैं। ए क्यू ओ डैश, देखिए यहां से समझिएगा, अगर इसको हम लिखें ए बी और यहां पर एक लंब डाला गया था, एक लंब डाला गया था, ये बिंदु था Q और ये बिंदु है O डैश। तो अगर किसी रेखा पर एक लंब डाला जाए तो लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यही ए क्यू ओ डैश, ए क्यू ओ डैश, इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? ए क्यू ओ डैश का मान होगा 90 डिग्री प्लस ओ डैश आर ए, ओ डैश आर ए, ये भी ठीक उसी तरह से, ये है ए और सी, यहां पर एक लंब डाला गया है, इस बिंदु का नाम रखा गया है आर और ये है ओ डैश। तो ओ डैश आर ए, चूंकि लंब डाला गया है, इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस क्यू ओ डैश आर, क्यू ओ डैश आर, क्यू ओ डैश आर, क्यू ओ डैश आर या आर ओ डैश क्यू, कुछ भी लिखें, क्यू ओ डैश आर बराबर 360 डिग्री। 90 और 90 मिलकर के 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख ले रहे हैं, देखिए ए प्लस 180 प्लस कोण क्यू ओ डैश आर बराबर 360 या ए प्लस कोण क्यू ओ डैश आर 360 है, 180 धर जाएगा, तो 360 में से 180 घटाएंगे, 180 या ए बराबर 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में है, साइड चेंज करेगा माइनस में, क्यू ओ डैश आर। इक्वेशन नंबर 2। यहां ध्यान देने वाली बात है, इक्वेशन नंबर 2 यहां पर हो चुका है, ये 3 कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 में आया है R1 प्लस R2 इक्वल 180 माइनस आर ओ डैश क्यू, और यहां पर A इक्वल 180 माइनस क्यू ओ डैश आर। देखिए क्यू ओ डैश आर को आप ये भी लिख सकते हैं 180 माइनस आर ओ डैश क्यू, एक ही चीज है, चाहे तो आप इसको आर ओ डैश क्यू लिखें या क्यू ओ डैश आर लिखें। तो यहां पर आप पाते हैं कि समीकरण 2 में राइट साइड 180 माइनस आर ओ डैश क्यू है, यहां पर भी 180 माइनस आर ओ डैश क्यू है। तो जब राइट और राइट आपस में बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होने चाहिए, लेफ्ट साइड भी यहां पर बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड को बराबर करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से, तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर आना चाहिए, चूंकि दोनों के राइट साइड आपस में बराबर है, अर्थात R1 प्लस R2 इक्वल A, और R1 R2 का मान है कितना? A, इस मान को हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। अतः समीकरण 1 से विचलन कोण है ये डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। विचलन कोण डेल्टा बराबर आ गया I1 प्लस I2 माइनस A, अर्थात विचलन कोण किस पर निर्भर कर रहा है? आपतन कोण I1 और निर्गत कोण I2 पर। विचलन कोण प्राप्त हुआ I1 प्लस I2 माइनस A। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, विचलन की न्यूनतम स्थिति में, विचलन की न्यूनतम स्थिति में, न्यूनतम स्थिति का मतलब हुआ अगर कम से कम विचलन करना हो, तो न्यूनतम स्थिति में अर्थात डेल्टा को हमने लिख लिया डेल्टा M, डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा M। तो कब होगा न्यूनतम का विचलन स्थिति? तो इसके लिए कंडीशन होता है कि
I1 का मान जो है I2 के बराबर होना चाहिए, अर्थात आपतन कोण जो है निर्गत कोण के बराबर होना चाहिए और I1 का मान जो है R1 का मान जो है R2 के बराबर होना चाहिए। R1 और R2 बराबर होने चाहिए। जब कम विचलन हो, बहुत ही कम हो, तो इस स्थिति में I1 और I2 बराबर होते हैं, R1 और R2 आपस में बराबर होते हैं। जब R1 R2 बराबर होते हैं तो हम लोग यहां से देखिए पढ़े हैं कि R1 R2 का मान कितना आया है, A आया है, यानी हम लिख सकते हैं R1 प्लस R1 बराबर A, ऐसा लिख सकते हैं। ये भी R1 है, ये भी R1 है, R1 बराबर A, या 2R1 बराबर A, या R1 बराबर A बटा में 2। R1 का मान हो जाएगा A बटा में 2। R1 के लिए ये हो गया। यहां से ध्यान दीजिएगा, R1 का मान आ गया A/2। I1 के लिए यहां पर मान रखेंगे। अब देखिए विचलन की न्यूनतम स्थिति के लिए डेल्टा के लिए क्या रखना है, डेल्टा M। तो यहां पर हमने रखा डेल्टा M बराबर I1 I2, दोनों के मान क्या होने चाहिए, बराबर। दोनों जगह हमने रख लिया I1 प्लस I1 और माइनस A, या डेल्टा M बराबर I1 मिल करके 2I1 माइनस A को इधर लाएंगे तो डेल्टा M माइनस A को यदि इधर लाइएगा तो डेल्टा M प्लस A बराबर 2I1, या I1 बराबर डेल्टा M प्लस A/2। तो न्यूनतम की विचलन स्थिति के लिए मान प्राप्त हुआ कि R1 इक्वल A/2 और I1 इक्वल डेल्टा M प्लस A/2। अब यहां पर हम लोग लगाते हैं स्नेल का नियम। यहां पर लगाएंगे स्नेल का नियम, और स्नेल के नियम से आप पढ़े हैं कि साइन I बटा में साइन R, स्नेल का नियम से, यहां से स्नेल के नियम से साइन I बटा में साइन R इक्वल, देखिए यहां पर चूंकि आपतन कोण I नहीं I1 है तो हम यहां लिख लेंगे I1, और अपवर्तन कोण के लिए R नहीं है बल्कि R1 है। साइन I1 बटा में साइन R1 बराबर क्या होगा, μ2 बटा में μ1, अर्थात जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक, और जिस माध्यम से जाती है बटा में उसका अपवर्तनांक। μ2 सघन माध्यम है, μ1 विरल माध्यम के लिए विरल माध्यम के लिए μ1 बराबर हवा के लिए 1 होता है। हमने मान लिया कि कांच के लिए अपवर्तनांक μ2 बराबर μ है, तो μ2 के स्थान पर μ और μ1 के लिए 1, यानी कि μ/1 इक्वल साइन I1 बटा में साइन R1। μ1 बटा μ कितना हो जाएगा, μ। तो ये हो गया बराबर साइन I1 का मान कितना आया है, डेल्टा M प्लस A/2 बटा में साइन R1 का मान कितना है, A बटा में 2 साइन A/2, अर्थात μ/1 बराबर साइन, देखिए μ2 के जगह पर μ रखा गया, μ1 के लिए 1 रखा गया, हवा के लिए 1 होता है, साइन I1 बटा में साइन R1। साइन I1 का मान हमने रखा यहां से डेल्टा M प्लस A/2, डेल्टा M प्लस A/2, और μ1 के लिए साइन A/2, कहां से, R1 का मान, R1 के लिए A/2। तो μ को 1 से भाग लगाएंगे, अर्थात μ इक्वल, अब ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि हम लिख सकते हैं μ बराबर साइन डेल्टा M प्लस A/2
साइन a/2। तो पतले प्रिज्म से अपवर्तन के लिए आ गया एक सूत्र ये भी कि म्यू इक्वल साइन डेल्टा m प्लस a/2 साइन a/2। अब आगे ध्यान देने वाली बात है, इसके आगे समझते हैं। अगर हम लोग पतले प्रिज्म से अपवर्तन कराएं तो इस स्थिति में होता यह है कि इनके मान बहुत ही अल्प होंगे। ये जो मान हम लोग लिखे हैं ये बहुत ही अल्प होते हैं, और जब मान अल्प होता है तो इस स्थिति में होता है कि साइन थीटा जो है अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है यदि थीटा का मान अल्पतम हो तब। तो इस स्थिति में आ जाएगा म्यू इक्वल साइन, देखिए साइन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होता है, यानी साइन हट जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं डेल्टा m प्लस a/2, किसका मान, म्यू का मान डेल्टा m प्लस a/2 a/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल डेल्टा m प्लस a/a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, म्यू a इक्वल डेल्टा m प्लस a, या म्यू a, ये प्लस a है इधर लाएंगे, माइनस a बराबर डेल्टा m। a अगर कॉमन लिया जाए, यहां से a को कॉमन लिया जाए तो म्यू -1 a इक्वल डेल्टा m, अर्थात प्राप्त हुआ कि डेल्टा m इक्वल म्यू -1 a। कब, जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी तब। तो पतले प्रिज्म से अपवर्तन के लिए जो विचलन कोण प्राप्त हुआ न्यूनतम होता है, और इस स्थिति में डेल्टा m जो है म्यू -1 इंटू a के बराबर होगा। तो विचलन कोण के लिए दो सूत्र हम लोग प्राप्त किए। एक सूत्र हम लोग प्राप्त किए कि विचलन कोण डेल्टा इक्वल होता है I1 प्लस I2 माइनस a। विचलन कोण डेल्टा इक्वल I1 प्लस I2 माइनस a। और दूसरा सूत्र हम लोग प्राप्त किए कि डेल्टा m बराबर म्यू -1 इंटू a क्या है, प्रिज्म कोण है, म्यू क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। यहां पर I1 क्या है, आपतन कोण, I2 क्या है, निर्गत कोण, और a है प्रिज्म कोण। तो इन दोनों सूत्रों से हम लोग हल कर सकते हैं, पतले प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए विचलन कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात विचलन कोण होगा क्या, तो देखिए जो किरण है आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, तो हम कह सकते हैं कि विचलन कोण किसे कहा जाए, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो फिर आप लोग पतले प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन समझे। ये प्रश्न जो है व्यंजक सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस में लगभग 5 नंबर वाले में दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, घर में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्यंजक समझ में आया होगा। अगर ये व्यंजक आपको समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।